नमस्कार दोस्तों। बीच में कुछ पारिवारिक कारणों से हम लोग आपस में बातचीत नहीं कर पाए। अब मेरी कोशिश रहेगी कि ये बातचीत हमारी नियमित रूप से हो, कम से कम हफ्ते में एक बार हम लोग आपस में बातचीत करें, ताकि विभिन्न विषयों से जुड़ा हुआ जो विश्लेषणात्मक नजरिया है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों का, वह आप तक पहुंचाया जा सके। पिछली बार हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे और उसमें मैक्स वेबर के दृष्टिकोण को हम लोगों ने शामिल करने की कोशिश की थी। और उसके अंदर तीन शब्दों की हमने बात की थी। हर्से, HERESY, कुछ लोग इसको हेयर से बोलते हैं। और हेयर से के साथ साथ डिबेट क्या होती है उसके बारे में बात की थी, और हेट्रोडॉक्सी के बारे में बात की थी। मैं एक बार इन शब्दों को आपके सामने ले आऊं फिर से, ताकि सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में इन तीनों शब्दों का मैक्स वेबर के दृष्टिकोण में क्या महत्व है, इसको आप विश्लेषण के दौरान समझ पाए। हियर से कोई एक विचार है, या इसको हम एक डॉक्ट्रिन कह सकते हैं, या इसको एक सिंबॉलिक एक्शन की संज्ञा दी जा सकती है। और इसमें जब हम तीनों की बात करते हैं कि आइडिया है, डॉक्ट्रिन है, सिंबॉलिक एक्शन है, तो इन तीनों को जब आप अव्यक्त करते हैं या किसी एक को अव्यक्त करते हैं, और कोई मान लीजिए काउंटर आता है, उस पर कोई प्रति विचार उभर करके आता है, तो उन्होंने कहा, वेबर ने, कि एक राइटियस एंगर पैदा हो जाता है। हम उसमें किसी तरह की एक क्रोध को जन्म दे देते हैं, और ऐसा लगता है कि वो क्रोध जो हमारे द्वारा व्यक्त किया जा रहा है वह एक सही किस्म का विरोध है। और उसमें कई कई बार हम उसको वायलेंट रिप्रेशन की तरफ भी ले जाते हैं, या वो वायलेंट रिप्रेशन के लिए हमको प्रवोक करता है। क्योंकि जब आप राइटियस एंगर पर होंगे, जब आपकी अपनी एक गुस्सा किसी सही तरीके से नजर आने लगेगी, तो हो सकता है कि उसमें आपकी अपनी प्रस्तुति में किसी प्रकार का कोई हिंसात्मक पक्ष भी नजर आने लगे, या हिंसात्मक पक्ष का अभिप्राय किसी शारीरिक हिंसा के साथ नहीं है, लेकिन एंगर और वायलेंस का कॉम्बिनेशन वहां पर हो सकता है। जैसे हम मान लीजिए बातचीत में, सेमिनार्स के अंदर कई बार होता है, और आपने किसी को गुस्से में आकर के उनके विचारों को सुन करके राइटियस तरीके से ये बोल दिया कि तुम तो ट्रस्काइट हो, या तुम तो कम्युनिस्ट हो। तो ये जो एक प्रस्तुति है, यह प्रस्तुति कहीं ना कहीं हियर से के साथ में चली जाती है। लेकिन इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें किसी भी साइड को, किसी भी पक्ष को एक बहुत फर्म तरीके से लिया जाता है, एक बड़ी निश्चित तरीके से लिया जाता है। एक दृष्टि से हियर से में इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, और उस इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में हम जरूरी नहीं कि पोजीशन को स्वीकार कर लें, किसी एक दृष्टिकोण को हम अपने सामने प्रस्तुत करें, किसी एक पक्ष के ऊपर हम जाएं। इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में अगर हम पक्ष पर जाते हैं तो वो हेयरसे के नजदीक पहुंच जाता है, और अगर हम किसी पक्ष में नहीं जाते हैं तो वो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन का ही स्वरूप बन करके रह जाता है। उसमें पोजीशन का अपना कोई महत्व नहीं होता। इसको हम डिबेट के साथ भी जोड़ देते हैं। डिबेट में हम लोग जब बहस करते हैं तो बहस में कई बार जब एंग्री टोन आने लगती है, तो वो एंग्री टोन उस डिबेट को हियर से के नजदीक ले जाती है। और बेबर इन सारे जो अवधारणात्मक सवाल हैं, इन अवधारणात्मक सवालों पर ध्यान देते हुए और आगे बढ़ते हैं, और उसमें हेट्रोडॉक्सी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हियर से की चर्चा के स्थान पर हेट्रोडॉक्सी की बात की जानी चाहिए। और वो हेट्रोडॉक्सी मतलब विविध प्रकार के पक्ष हमारे सामने उभर करके आते हैं, उसमें डिबेट हो सकती है, उसमें डिस्कशन हो सकता है, और कई तरह के बहुआयामी पहलुओं को हम प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो वेबर का ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है,
यह सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन हमें डिबेट के बारे में, हियरसे के बारे में और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के बारे में, पोजीशन लेने की प्रक्रिया के बारे में, पोजीशन ना लेने की प्रक्रिया के बारे में हमें समझाने की कोशिश करता है। और इसलिए मैक्स वेबर का ये जो सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन है, यह सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजी का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन जाता है। हमको ये देखना चाहिए, और इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ तो हम एंग्री टोन पर जा रहे हैं, कहाँ हम पोजीशन ले रहे हैं, कहाँ हम साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपको इसमें और अगर अगर विस्तार से जानने की कोशिश करनी है इन अवधारणाओं के बारे में, तो पिछली बार भी मैंने उल्लेख किया था, रैंडल कॉलिंस की एक किताब है बेबेरियन सोशियोलॉजिकल थियरी, उसके अंदर हम इनकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं, हियरसे की चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उसमें बहुत विस्तार से बात रैंडल कॉलिंस की किताब में है, और रैंडल कॉलिंस हियरसे की इस अवधारणा को, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की अवधारणा को, डिबेट की अवधारणा को जोड़ने की कोशिश करते हैं धर्म के साथ में, और सेक्युलर की अवधारणा के साथ में। और ये समूचा पक्ष कहीं ना कहीं मैक्स वेबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनके अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के व्यू पॉइंट से। एक बात और कह सकते हैं कि जब आप वेबर के सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के पक्षों को विस्तार से देखने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये भी हमको कहीं ना कहीं उत्तर मिलने की संभावना हो जाती है कि हियर से संबंधित जो कॉन्फ्लिक्ट है, वह कॉन्फ्लिक्ट कहाँ उत्पन्न होता है और कैसे उत्पन्न होता है। वेयर एंड हाउ हियर से कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, ये भी हमें इस पूरे के पूरी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर देखने को मिलता है। और इस पूरे के अवधारणात्मक पहलुओं को ध्यान में रख करके मैक्स वेबर ने सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन का अध्ययन किया है। प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के अलावा उन्होंने कन्फ्यूशनिज्म के बारे में बात की है, चाइनीज रिलीजन के बारे में बात की है, इंडियन रिलीजन्स के बारे में, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के बारे में बात की है, और जुडाइज्म के बारे में बात की है, जो कि पैलेस्टीनियंस के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके बारे में बात की है। ये अगर हम इन सारे धर्मों का विश्लेषण करें तो हमको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस धर्म के अंदर पूंजीवाद से संबंधित प्रवृत्तियों को विकसित करने में सहायता मिलती है, और कौन सा धर्म पूंजीवादी प्रवृत्तियों को उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं एक अवरोधक का काम करता है। एक बात और भी इंटरेस्टिंग है, अगर हम वेबर के उस आलोचनात्मक नजरिए पे चले जाएंगे जिसकी बात हमें करनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी क्लासरूम इंटरेक्शन में इस तरह के विश्लेषण सामान्यतया होते नहीं, क्योंकि सिलेबस बाउंड अप्रोचेज हो गई हैं, इसलिए इन सारे पक्षों पर ज्यादा हमारा ध्यान जाता भी नहीं है। ये भी देखने की कोशिश करनी चाहिए कि धर्म की उत्पत्ति और मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की उत्पत्ति, धर्म की उत्पत्ति के साथ फ्यूडलिज्म के उत्पन्न होने की समूची प्रक्रिया, धर्म के साथ में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के प्रोसेसेस को जोड़ने की कोशिश, इनको अगर हम देखने का प्रयास करें और इसमें निहित अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करें, तो ऐसा लगता है कि रिलीजन, इकोनॉमी, कल्चर और पॉलिटी यानी अथॉरिटी, इन सब के बीच का संबंध हमें कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी प्रोसेस के साथ में जोड़ देता है। और इस तरह से रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत हमारे अपने जीवन के अंदर कितना सहायक सिद्ध होता है, और उस जीवन के अंदर वह कितने कॉन्स्टेंट उत्पन्न करता है, इसको समझा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वेबर की सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को इकोनॉमी के इतर जाकर के भी
सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में और अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स को विकसित करने की प्रक्रिया में इसकी अपनी क्या भूमिका हो सकती है, इसे भी जानने की जरूरत हमें करनी चाहिए। देखिए, जुडाइज्म रिलीजन चाइना के साथ में जुड़ा है और वह उसको हम देख सकते हैं कई तरह के प्रक्रियाओं के साथ में। चाइना का रिलीजन क्या है, इंडिया का रिलीजन क्या है, कन्फ्यूशनिज्म क्या है, जुडाइज्म क्या है, फिलिस्तीनियों के साथ ये कैसे जुड़ता है, कुछ धर्म किस तरह से इथिक्स को जनरेट करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे ये उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, इसको हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। जुडाइज्म का संबंध फिलिस्तीन से, गलती से मेरे चाइना का उसके साथ में शब्द निकल गया। जुडाइज्म को हम ज्यूस की जो पूरी प्रक्रिया है उसके साथ में जोड़ते हैं। तो हमको ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक इथिक्स है, इन इकोनॉमिक इथिक्स को वर्ल्ड रिलीजन्स के साथ में कैसे जोड़ा जा सकता है। पिछले वक्तव्य में हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि धर्म और जादू के मध्य का संबंध क्या है। मैक्स वेबर भारतीय धर्म के बारे में भी काफी कुछ चर्चा करते हैं, हिंदुइज्म के बारे में काफी कुछ उल्लेख करते हैं, हम उसकी उसकी बात भी करेंगे। और उस प्रक्रिया को पहले हमने स्ट्रक्चरली समझने का प्रयास किया था पिछली बार कि मैजिशियन के अंदर, प्रीस्ट के अंदर और प्रोफिट के अंदर क्या अंतर है, ये भी हमने बताया था कि भाई इसके बीच में किस तरह का अंतर हम स्थापित करते हैं। एक बात और भी मैक्स वेबर के इस सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में हमें नजर आती है, वो सेक्ट और चर्च के मध्य का जो अंतर है उसके अंतर को भी समझाने का प्रयास करते हैं। उनका कहना यह है कि जो सेक्ट है वह एक्सक्लूसिव एसोसिएशन है, एक विशिष्ट प्रकार का वो संगठन बनता है। और वो संगठन किसके द्वारा बनाया जाता है, जो क्वालिफाइड रिलीजियस पर्सन्स है उनके द्वारा, जो एक योग्य धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अपने चिंतन के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर अपने अनुयायियों को उत्पन्न करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और एक समूह की रचना हो जाती है जिसको हम सेक्ट कहते हैं। तो सेक्ट की अवधारणा को मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया। सेक्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये एक पर्टिकुलरिस्टिक एसोसिएशन है, एक विशिष्ट किस्म की है, ये यूनिवर्सल नहीं है, जबकि चर्च एक यूनिवर्सल है, ये एक सार्वभौमिक एस्टेब्लिशमेंट है। और यहाँ चर्च का संबंध उस तरह के चर्च से नहीं है जो क्रिश्चियनिटी के साथ जुड़ता है, लेकिन ये एक सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक संस्था के रूप में, एक सार्वभौमिक एस्टेब्लिशमेंट के रूप में ये हमको क्या बताता है कि किस तरह से मार्सिस का साल्वेशन किया जा सकता है, किस तरह से जनता को मुक्ति प्रदान की जा सकती है, उन्हें विभिन्न प्रकार की जो उनकी अपनी वर्तमान भौतिक विश्व से परे की जो ख्वाहिश है, जो उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूरा कैसे किया जा सकता है, उनको किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति या संपूर्ण सत्य की प्राप्ति हो सकती है, वो किस तरह से इस भौतिक जीवन से इतर जा करके एक उस तरह की शांति का हिस्सा बन जाते हैं जो शांति उनके जीवन के पहलुओं को आध्यात्म के साथ में जोड़ देती है। वो चर्च का संगठन है। तो चर्च उस रूप में एक यूनिवर्सल डायमेंशन के साथ में हमारे सामने आता है। जहां तक चाइनीज रिलीजन का सवाल है, हम बहुत संक्षेप में इनकी बात करेंगे क्योंकि ये समझने की केवल हमको जरूरत है कि मैक्स वेबर को हमें इस दृष्टि से भी जानने का प्रयास करना चाहिए। जो चाइनीज रिलीजन है, उन चाइनीज रिलीजन में वेबर ने चीन का जो प्रारंभिक सांस्कृतिक इतिहास है उसको केंद्र में रख करके बात की है। तो चाइनीज हिस्ट्री ऑफ द अर्ली फेज, that becomes the center point for Max Weber to identify or to examine Chinese religion. अब उसमें एक तो ये है चाइना की जो अर्ली हिस्ट्री है, उस अर्ली हिस्ट्री में नगर
विशेषताओं के केंद्र में थे। चाइनीज की जो पूरी अर्ली हिस्ट्री का फेज है वो इनफैक्ट अर्बन हिस्ट्री को भी साथ में रखता है। और आपको ध्यान होगा कि मैक्स वेबर का जो अपना पीएचडी का टॉपिक था, उस पीएचडी के टॉपिक में भी उन्होंने एंशिएंट सिटीज की स्टडी करते हुए उसे इकोनॉमिक डायमेंशंस के साथ जोड़ा था। तो चाइना के अंदर भी हमें शहर देखने को मिलते हैं जहां तक उनकी अर्ली हिस्ट्री का सवाल है। और वो शहर, जनसंख्या का कंसंट्रेशन वहां पर है, क्राफ्ट वहां पर है, विभिन्न प्रकार के शिल्प मौजूद हैं, वहां विभिन्न प्रकार के व्यापार मौजूद है, ट्रेड होता है, वो सब वहां पर विद्यमान थे। तो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से नगरों की संरचना हमें चाइना के अर्ली फेज में देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, पूंजीवाद के विकास के लिए केवल नगरों का इस तरह का ढांचा जरूरी नहीं है। उनका, मैक्स वेबर का मानना था कि यहाँ नगर ऑटोनॉमस नहीं थे, नगरों को स्वायत्तता प्राप्त नहीं थी। और फिर इंटरेस्टिंग तरीके से आता है कि भाई उन नगरों के अंदर नातेदारी बहुत मजबूत थी। किनशिप के आधार पर वहां पर क्राफ्ट का स्ट्रक्चर था, किनशिप के आधार पर वहां पर ट्रेड का स्ट्रक्चर था। यानी परिवार और नातेदारी बहुत मजबूत इकाइयों के रूप में वहां मौजूद थी। और अगर परिवार और नातेदारी मजबूत इकाई के रूप में मौजूद है तो फिर रैशनल अथॉरिटी अस्तित्व में नहीं आ सकती। तार्किक जो सत्ता है वह तार्किक सत्ता वहां पर उपस्थित नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना का रिलीजन था, कन्फ्यूशनिज्म का, वह कन्फ्यूशनिज्म का रिलीजन किसी ना किसी रूप में उस एंशियंट एंसेस्ट्रल डायमेंशन के साथ जुड़ जाता है। जो एंशियंट एंसेस्ट्रल डायमेंशन नातेदारी को और परिवार को मजबूती प्रदान करता है। एंसेस्ट्रल मतलब हमारे अपने पूर्वज। तो चाइना के इस पूरे नगरीय इतिहास के अंदर हमें जो एंसेस्टर्स की भूमिका है, वो एंसेस्टर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने को मिलती है। और वहां पर कन्फ्यूशनिज्म के बीच में और ताओइज्म के बीच में हमें एक बड़ा गहरा संबंध नजर आने लगता है। ऐसा लगता है कि जो कन्फ्यूशियनिज्म का जो विचार था, वही विचार आगे चल करके ताओइज्म को भी उत्पन्न करता है। तो अगर वहां पर मान लीजिए रैशनल अथॉरिटी स्ट्रक्चर नहीं है, एंसेस्ट्रलिज्म है, वहां पर नातेदारी मजबूत है, वहां पर परिवार मजबूत है, तो मैक्स वेबर का मानना है कि इन सब संरचनाओं के कारण, इन सारी व्यवस्थाओं के कारण जो रैशनल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की उत्पत्ति होनी चाहिए थी, वह चाइना के अंदर नहीं हुई, वह विकसित नहीं हो पाया। तो ये देखिए, अब आप अंतर स्थापित कर सकते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म के बीच में और ताओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म के बीच में। कन्फ्यूशनिज्म के अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं को पूंजीवाद की विकास की प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। जबकि दूसरी तरफ हम जब बात करते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म की और उसके अंदर प्यूरिटनिज्म की बात करते हैं, तो उस प्यूरिटनिज्म की विशेषताओं के अंदर हमें वो सब तत्व देखने को मिलते हैं जो तत्व कहीं ना कहीं आधुनिक तार्किक औद्योगिक किस्म के पूंजीवाद के विकास की प्रक्रिया के साथ में जुड़ जाते हैं। ये एक अंतर मैक्स वेबर ने स्थापित करने का प्रयास किया है। बहुत सी जो वेबर से रिलेटेड पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अंदर हमको प्यूरिटनिज्म और कन्फ्यूशनिज्म, इन दोनों के बीच के अंतर की एक विशद विवेचना देखने को मिल जाती है। तो ये जो पक्ष है, ये पक्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो कन्फ्यूशनिज्म है और ताओइज्म है, ये दोनों ही पक्ष हमको वर्ल्ड का जो कंसर्न है, जो इस सार्वभौम के बारे में, इस विश्व के बारे में जो हमारी अपनी चिंताएं हैं, उन चिंताओं को ये रिजेक्ट करता है। और कन्फ्यूशनिज्म के अंदर भी और ताओइज्म में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से कहीं ना कहीं मैजिक की जो अवधारणा है, वह मैजिक की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
और मैजिक को दिया जाने वाला जो एनकरेजमेंट है, वो आपको पता है कि अगर वो एनकरेजमेंट कहीं मिलता है तो जो एक रैशनलाइजेशन की प्रोसेस है, तार्किकीकरण की जो प्रक्रिया है, उस तार्किकीकरण की प्रक्रिया के साथ में चीजें जुड़ नहीं पाती हैं। और अगर वो जुड़ती नहीं है तो फिर ये तार्किक किस्म के पूंजीवाद की या औद्योगिक पूंजीवाद के विकास की चर्चा नहीं की जा सकती। इसकी कई तरह की आलोचनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन हम उन आलोचनाओं के बीच में नहीं जा रहे अभी। हम तो अभी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ताओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म है, इन सब के बीच में किस प्रकार के महत्वपूर्ण अवयव थे जो कि चाइना के अंदर इतना सार्थक किस्म का नगरीय इतिहास होने के बावजूद, वहां पर ट्रेड के और आर्टिजन्स की उपस्थिति के बावजूद, जनसंख्या के कंसंट्रेशन के बावजूद हम इस तरह के पूंजीवाद को विकसित नहीं कर पाए। दूसरा, जो इंडियन रिलीजन है उसमें उन्होंने हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के विश्लेषण की कोशिश की है। मैक्स वेबर ये बताते हैं कि जो बुद्धिज्म की धर्म था, वह बुद्धिज्म के धर्म को एक व्यापक तरीके से जो लोकप्रियता मिलनी चाहिए थी, वह लोकप्रियता नहीं मिल पाई। और उसमें वो हिंदू धर्म के बहुत सारे जो अपने विस्तार के तरीके थे, उन विस्तार के तरीकों की बात करते हैं और उस रूप में चर्चा करने की कोशिश करते हैं। उनका मानना यह है कि हिंदू धर्म के अंदर दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसमें सबसे पहली विशेषता थी ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ये जो आत्मा है, वह आत्मा एक पीढ़ी से माइग्रेट करती है। जब मृत्यु हो जाती है तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा उस तरह की बताई गई और उस आत्मा की अवधारणा को हम सब लोग जानते हैं कि आत्मा शरीर से निकलती है तो निकलने के बाद में वह कहीं ना कहीं विलीन हो जाती है, माइग्रेट कर जाती है और फिर किसी रूप में निकल करके फिर दोबारा से उपस्थित होती है। और दूसरी जो विशेषता थी वो बिलीफ इन कर्म, कर्म की जो अवधारणा है, कर्म के प्रति जो विश्वास है, उस कर्म के प्रति के विश्वास को भी वह काफी महत्व देते हैं। ये दो विशेषताएं हिंदू धर्म के अंदर सर्वाधिक, ऐसा मैक्स वेबर का मानना है। वो जाति को वहां पर इन विशेषताओं के साथ जोड़ते हैं कि जो जाति की अवधारणा है, जिसको उन्होंने स्टेटस स्ट्रेटिफिकेशन की संज्ञा दी, वह परिस्थिति स्तरीकरण किसी ना किसी रूप में जाति के अंतर्गत इन दो प्रकार की विशेषताओं में जुड़ता है। हमने अभी उसके पहले आपको सेक्ट की और चर्च की चर्चा की थी और सेक्ट और चर्च की चर्चा करते हुए इन दोनों के बीच के अंतर को बताया था। वेबर का मानना है कि सेक्ट की और चर्च की दोनों ही विशेषताएं हमें हिंदुत्व के अंदर देखने को मिलती हैं और हिंदुत्व की इस अवधारणा के अंदर हमें भी फैमिली का करिश्मा देखने को मिलता है। परिवार एक बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन चमत्कारिक किस्म की इकाई है, क्योंकि जिन दो विशेषताओं की बात आप कर रहे थे, ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल और कर्म की अवधारणा, ये हिंदू धर्म के अंदर जाति के साथ, परिवार के साथ, नातेदारी के साथ, इन सब के साथ में जुड़ी हुई है। परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी श्रम विभाजन के जो अवयव है उनका अपना हस्तांतरण होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो जाते हैं और किसने किस प्रकार का जन्म लिया है परिवार के अंदर, किस प्रकार की वो गतिविधियां कर रहे हैं, उनसे वो वर्तमान के जन्म को, उनके आधार पर अतीत के जन्म को और उन कर्म, उस कर्म की या उन क्रियाओं की प्रकृति के आधार पर भविष्य में किस प्रकार का जन्म होगा, किस जाति में जन्म होगा, किस वर्ल्ड के अंदर किस योनि में उनका अपना प्रवेश होगा, इन सब के बारे में जो हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों में व्याख्या है, उस व्याख्या को मैक्स वेबर कहीं ना कहीं बल देते हुए यह बात करते हैं कि भारतवर्ष के अंदर जाति की जो अवधारणा थी और ये जो ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल की अवधारणा है, कर्म के अंदर जो विश्वास प्रणाली की अवधारणा है, इनके कारण यहाँ पर अनुकूल
आर्थिक परिस्थितियां होने के बावजूद आधुनिक और तार्किक किस्म का पूंजीवाद का विकास नहीं हो सका। ये इस बात का अपना वहां पर उन्होंने उल्लेख किया है। और वो ये भी कहते हैं कि भाई जो हिंदू धर्म के अंदर जो उसका विस्तार था, उसकी जो लोकप्रियता थी, वो इसलिए हुई क्योंकि बुद्धिज्म में कंटेम्पलेशन की जो प्रक्रिया थी, उस कंटेम्पलेशन की प्रक्रिया को बहुत अधिक लोकप्रियता प्राप्त नहीं हो सकी। लेकिन मैक्स वेबर ने इंटरेस्टिंगली उनकी, जब मैं उन पुस्तकों को पढ़ रहा था तो मुझे संकेत इस तरह, जैनिज्म को वो किस तरह से मर्केंटाइल कैपिटलिज्म के साथ जोड़ पाते। क्योंकि बुद्धिज्म की तो उन्होंने व्याख्या की है, लेकिन जैनिज्म की व्याख्या का हमें वहां पर उल्लेख नहीं मिलता। और जबकि भारतीय समाज के अंदर इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि जैनिज्म की जो अवधारणा थी, जैनिज्म की अवधारणा को किसी ना किसी रूप में हम मर्केंटाइल कैपिटलिज्म की प्रक्रिया के साथ, बिजनेस कैपिटलिज्म की प्रक्रिया के साथ, ट्रेड से रिलेटेड कैपिटलिस्टिक ऑर्डर साथ में जोड़ सकते हैं, उसकी चर्चा की जानी चाहिए थी। लेकिन ये भी चर्चा होनी चाहिए थी कि उस दौर में जब जैनिज्म उभर करके आया तो ये तो पूंजीवाद के अवयव कहीं नजर आने लगे, लेकिन वह पूंजीवाद के अवयव भारतीय समाज के अंदर औद्योगिक और तार्किक किस्म के पूंजीवाद की संभावनाओं को बहुत अधिक आधार क्यों नहीं प्रदान कर सके, इसको लेकर के रिलीजन की व्याख्या करना जरूरी है। लेकिन जैनिज्म के उस अवधारणा को उन्होंने बताया नहीं है कि किस तरह के परिणाम हमें भारतीय समाज के अंदर देखने को मिलते हैं। बुद्धिज्म की जरूर उन्होंने चर्चा की है और हिंदू धर्म की उन्होंने चर्चा की है। जो जुडाइज्म है उसके एंशिएंट नेचर को, यहूदीवाद, उसकी बात भी उन्होंने की है, पैलेस्तीन के संदर्भ में की है। इजराइल के अंदर भी आपको पता है कि किस तरह से यूज की बात की जाती है। लेकिन जुडाइज्म के आधार पर मैक्स वेबर वेस्टर्न रिलीजन और ईस्टर्न रिलीजन के अंतर की चर्चा करते हैं। पश्चिम का धर्म कैसा था और उसका धर्म कैसा था, इसकी चर्चा करते हैं। ये वो महत्वपूर्ण पक्ष हैं जिन महत्वपूर्ण पक्षों को हमें देखने का प्रयास करना चाहिए मैक्स वेबर के सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंदर। और इनकी चर्चा विस्तार से आप कहीं पढ़ करके ये देख सकते हैं कि धर्म के समाजशास्त्र ने किस प्रकार से प्रभावित किया है समाजशास्त्र के समूचे विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद।